नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसके भाग 20 को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाग 20 जो हमारा है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत का जो पहला मल्टी मॉडल पोर्ट बनाया गया है वह किस स्थान पर बनाया गया, आपको बताना है। तो भारत का जो पहला मल्टी मॉडल पोर्ट बनाया गया, यह बनाया गया है वाराणसी में, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। तथा इस मल्टी मॉडल पोर्ट का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे, ये खेले जाएंगे बर्मिंघम में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्मिंघम। आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 के होंगे, इनका आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम में। अब ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम हांगजू की बात करें, हांगजू चीन का एक शहर है हांगजू में किसका आयोजन किया जाएगा। तो 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे, आप याद रखिएगा, 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे, ये चीन के शहर हांगजू में आयोजित किए जाएंगे। वही बीजिंग में किसका आयोजन किया जाएगा। तो 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 2022 के विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो होंगे, इनका आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। वहीं विंटर ओलंपिक्स खेल 2026 के होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स खेल होंगे, ये खेले जाएंगे मिलन एंड कार्टिना में। तो चारों जगहें आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पहली जगह जो बर्मिंघम है, यहाँ पे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे। वहीं बीजिंग में 2022 के विंटर ओलंपिक्स गेम खेले जाएंगे। वहीं 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स होंगे, ये मिलन एंड कार्टिना में खेले जाएंगे। और चीन का शहर जो हांगजू है, इसमें 2022 के एशियन गेम्स खेले जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आईआरसीटीसी के द्वारा जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन है, वह इंदौर और किन शहर के मध्य चलाई गई, आपको बताना है। तो आईआरसीटीसी की जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन है, यह इंदौर से वाराणसी के मध्य चलाई गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर से वाराणसी के मध्य जो है तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है। तथा इस तीसरी प्राइवेट ट्रेन का जो संचालन वह कौन करता है। तो आईआरसीटीसी के द्वारा यह ट्रेन चलाई जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सोमा मंडल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो सोमा मंडल हैं, यह किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो यह महारत्न कंपनी है सेल, यानी कि सेल का पूरा नाम क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेल कहते हैं। सेल की जो प्रमुख महिला बनी है पहली, वह है सोमा मंडल। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम एनटीपीसी के प्रमुख की बात करें, तो एनटीपीसी के प्रमुख कौन है, गुरुदीप सिंह। कौन है, तो गुरुदीप सिंह जो हैं, ये एनटीपीसी के प्रमुख है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी के प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो शशि शेखर। कौन है, तो शशि शेखर जो हैं, ये वर्तमान में ओएनजीसी के प्रमुख हैं। उसके बाद गेल इंडिया के प्रमुख कौन है, तो श्री मनोज जैन। तो चारों महारत्न कंपनी हैं। इन चारों महारत्न कंपनी के प्रमुख आपके जबान पे होने चाहिए। पहला सेल के प्रमुख हाल ही में बनाई गई है पहली महिला सोमा मंडल, इसे आपको जरूर याद रखना है। वहीं एनटीपीसी के प्रमुख हैं गुरुदीप सिंह, ओएनजीसी के प्रमुख हैं कौन, तो शशि शेखर। और लास्ट है आपका गेल के प्रमुख कौन है, तो श्री मनोज जैन। तो चारों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, अरुण 3 आपको बताना है किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो यह जो अरुण 3 है, यह नेपाल की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तथा यह किस देश की मदद से बना रहा है, तो भारत की मदद से यह अरुण 3 नामक जो जल विद्युत परियोजना है, यह बना रहा है नेपाल। तो इसे आप याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में आपको मिलेगा सार्क का हेड क्वार्टर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की टीम के द्वारा अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो निम्न में से किस देश की टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। तो यह है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ था,
यह जीता है बांग्लादेश ने, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन यह किया गया था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया था, तो यशस्वी जायसवाल को। किसको, तो यशस्वी जायसवाल को जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो तीनों चीज़ें आपको पता रखनी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है बांग्लादेश ने, इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे यशस्वी जायसवाल। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे ऑस्कर पुरस्कार 2000 मतलब निम्न में से किसे ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ऑस्कर पुरस्कार 2020 हाल ही में वितरित किए गए थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था पैरासाइट को। पैरासाइट मूवी जो है साउथ कोरिया की मूवी है, आप याद रखिएगा, यह कोरियन मूवी है। तथा इसके डायरेक्टर कौन है, तो बॉन्ग जू हू। कौन है, आप नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो बॉन्ग जू हू इनका नाम है, ये इस पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर हैं। तथा इनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब भी दिया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार जो वितरित किए गए थे इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था पैरासाइट को। तथा पैरासाइट मूवी के जो डायरेक्टर थे बॉन्ग जू हू, इनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया था, आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो जोकर मूवी आई थी, आपको पता होगा। तो जोकर मूवी के जो एक्टर थे, जो अभिनेता थे, जॉकिन फोनिक्स कौन, तो फोनिक्स जो थे, जॉकिन फोनिक्स को जो है जोकर मूवी के जो अभिनेता थे इनको दिया गया था बेस्ट एक्टर का खिताब, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अजय वॉरियर 2020 युद्ध अभ्यास जो है इसका जो 5वां संस्करण है यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, यह जो प्रश्न है यह प्रश्न आज पर एक एग्ज़ाम हुआ है ARO का 2016 का। तो 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है ARO का, इसमें यह करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था कि जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो यह है देश UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है अजय वॉरियर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना शेख सलीम चिश्ती के आभार के रूप में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो यह कौन सा शहर है, तो फतेहपुर सिकरी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी जो शहर है इसकी स्थापना शेख सलीम चिश्ती के आभार के रूप में की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे माना जाता है। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का जनक माना जाता है अर्नेस्ट हेकल को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अर्नेस्ट हेकल को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का जनक माना जाता है। वही A.G. टांसले जो है इनको किस शब्द का जनक माना जाता है, तो इकोलॉजी के बाद जो आता है इकोसिस्टम आपका, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात हो, इकोसिस्टम की बात हो, तो इस शब्द का जनक माना जाता है A.G. टांसले को। और सिर्फ इकोलॉजी शब्द की बात है, यानी पारिस्थितिकी की बात हो, तो इसका जनक माना जाता है अर्नेस्ट हेकल को। और वॉल्टर डी रोजन जो थे यह इन्होंने किस शब्द का पहले इस्तेमाल किया था, तो आपको पता होगा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो इस शब्द का जो सबसे पहले उपयोग था यह किया गया था वॉल्टर डी रोजन के द्वारा। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी शब्द का जो जनक है यह माना जाता है अर्नेस्ट हेकल को। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है A.G. टांसले को। और जैव विविधता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था यह किया गया था वॉल्टर जी रोजन के द्वारा। तो तीनों आपको याद रखना है। भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना किस राज्य में की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था इसकी स्थापना की गई थी तमिलनाडु में, तथा इसका क्या नाम था, नीलगिरी जैवमंडल। तो आप इसे याद देखिएगा, जो नीलगिरी जैवमंडल अभ्यारण्य था इसकी जो स्थापना थी यह की गई थी नीलगिरी में, तथा यह भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नीलगिरी हो जाएगा, यह था तमिलनाडु में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये आपको मिलेगा शिमला में। तो आप इसे याद रखिएगा, शिमला में आपको मिलेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं कटक में क्या है, तो कटक में आपको मिलेगा केंद्रीय चावल शोध संस्थान। ये जो कटक है, कटक ये जो शहर है कहाँ का, उड़ीसा का शहर है कटक। यहाँ पे आपको मिलेगा केंद्रीय जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है आपको मिलेगा कटक में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है
यह लखनऊ में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, जैतून की कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जैतून की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ओलिवी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैतून की कृषि का संबंध होता है ओलिवी कल्चर से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत आते हैं केचुआ पालन, यानी केचुआ पालन जो किया जाता है कृषि के लिए वह वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। और पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है मछली पालन। क्या होता है? मछली पालन की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर। और विटी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो अंगूरों की जो खेती होती है, अंगूर का जो उत्पादन होता है, यह आता है विटी कल्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, तथा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 21 जून के दिन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध को किस स्थान पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है बोध गया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है या कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तथा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तथा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आप ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था यह दिया था कहाँ पे? तो सारनाथ में दिया था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तथा बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, खो खो में मतलब खो खो की एक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की जो एक टीम होती है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें से जो दिया गया ऑप्शन है बिल्कुल गलत, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो की एक टीम में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ओएनजीसी का आपको मुख्यालय बताना है। तो ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में ओएनजीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, थॉमस कप का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न हमारा है, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो साक्षी मलिक का संबंध किससे है? तो पहलवान यह है, तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। पहली बार जो पृथ्वी की कक्षा में कुत्ता भेजा गया था उस कुत्ते का क्या नाम था आपको बताना है। तो पहली बार पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला कुत्ता था, इसका नाम था लाइका, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लाइका। 22वां प्रश्न हमारा है, 1 मिलियन जिसको हम 10 लाख के नाम से जानते हैं, आपको बताना है कि 1 मिलियन बाइट का सामान्य नाम क्या होता है? तो 1 मिलियन बाइट का समान नाम में होता है 1 किलोबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोबाइट, यानी ऑप्शन बी। आज का 23वां प्रश्न हमारा है, बाइनरी भाषा में कुल कितने अंक पाए जाते हैं आपको बताना है। तो बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो केवल 2 अंक होते हैं बाइनरी भाषा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अंक। अगला प्रश्न हमारा, जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत जनरेटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पे कार्य करता है विद्युत जनरेटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फैराडे के नियम पे। 26वां प्रश्न हमारा है, वह उपकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा की माप की जाती है आपको बताना है। तो रासायनिक उपकरण के ऊष्मा की जो माप है किस में की जाती है? तो कैलोरी मीटर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलोरी मीटर, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, एंटीमनी क्या है? एक अर्ध धातु है, धातु है या अधातु है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक अर्ध धातु का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेमी मेटल है यह एंटीमनी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपको पीएच मान बताना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, 7 से अधिक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है क्या है?
तो भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो तिंगतन, क्या है, सॉरी ताकिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो ताकिन है यह भूटान का राष्ट्रीय पशु है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भूटान की ऑफिशियल करेंसी नगुल्ट्रम, क्या है? तो भूटान की ऑफिशियल करेंसी को हम कहते हैं नगुल्ट्रम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपको बताना है कि जो भारत में कॉफ़ी बोर्ड है इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटका के बेंगलुरु में कॉफ़ी का हेडक्वार्टर स्थित है। वहीं जो केरल का कोट्टायम शहर है यहाँ पे रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है। तो रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है यह केरल के कोट्टायम शहर में मिलेगा। वहीं कोलकाता में चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर है। भारत का जो चाय बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और जो गुंटूर है, गुंटूर में किसका हेडक्वार्टर है? तो तम्बाकू बोर्ड का। तो तम्बाकू बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में। तो आपको चारों पता होना चाहिए। भारत में कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। भारत में रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोट्टायम में, कोट्टायम है केरल का शहर। और भारत में चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और भारत में जो तम्बाकू बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में। तो चारों आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हमारी 20वीं है उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।